हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो सेट कर रहे थे डेली डेली, बहुत दिन इसको छोड़े हुए हो गया, थोड़ा सा हम भी चैनल पे अपना बिजी थे, उसमें समय हमको बहुत कम मिल पा रहा था। तो हम लोग जो सेट कर रहे थे ना, जो एनटीपीसी वॉल्यूम 3 जो प्लेटफॉर्म का निकाला है ना, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 भी निकल चुका है। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसी से रिलेटेड जो प्री हुआ था, तो उससे 2 वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 हुआ है। ठीक, तो वॉल्यूम 3 में हम लोग 30 तक देख लिए थे। ठीक, 30 तो, और बीच में भी जो भी तीन तीन सेट बच रहा है उसको भी हम लोग करेंगे इसमें। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है वो सेट नंबर 34 करेंगे, जिसमें 2600 प्लस टोटल क्वेश्चन दिया गया है, 81 सेट टोटल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग सेट 34 करेंगे, जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो इसमें 20/1/2021 शिफ्ट 2 का जो है टोटल क्वेश्चन दिया था, तो उसी का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। अब इसमें आपको एक एक क्वेश्चन डेली मिलेगा। ठीक, एक जो रहेगा सेट का डिस्कशन, एक सेट का डिस्कशन आपको डेली क्लास मिलेगा इसमें। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि इसमें ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, सब चेंज करता रहेगा, हल्का फुल्का क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगा। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल देखते हैं कितना क्वेश्चन है। तो एनटीपीसी 20/1/2021 शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी अधिक से अधिक आपके दोस्त लोग जुड़ेंगे हमसे, और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट उसमें कराएंगे। और हम लोग वॉल्यूम 3 ख़त्म करके और वॉल्यूम 4 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, आप ही लोग पे डिपेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट और भी जुड़ेंगे, और भी हम इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो एक दिन में 2-2 सेट भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, बेसिक के साथ समझते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सीपी अनुपात एसपी हमें दिया हुआ है। कितना? तो 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि लाभ या हानि प्रति, देखिए बहुत सिंपल है। क्रय मूल्य 4 हो गया और विक्रय मूल्य 5 हो गया, तो यहाँ पे लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है? तो 1 का लाभ हो रहा है। तो हमेशा जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है ना, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता है। ठीक, 4 से कटा दीजिए, यानी 25% का लाभ हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 25% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है कि एक टैंक में 2 पाइप ए और बी लगे हुए हैं। ए और बी 2 पाइप लगे हुए हैं, जिसमें ए 5 घंटे में भर सकता है और बी 6 घंटे में भर सकता है। ये दिया हुआ है टाइम हम लोग का। ठीक, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि एक आउटलेट पाइप सी पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। एक सी खाली करने वाला पाइप है जो 30 घंटे में क्या कर सकता है, इसको खाली कर सकता है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब आगे पढ़िए। खाली कर सकता है, यदि खाली टैंक में सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए बहुत सिंपल है। पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क जो होता है ना, सभी का एलसीएम होता है। तो 5, 6 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, अब ये टाइम हो गया हमारा। अब यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी, तो भाग दे देंगे। 5 6 के 30, 30 में 6 से भाग देंगे, 5 हो जाएगा। और यहाँ एक ये माइनस में होगा चूँकि ये खाली करने वाला है। अब तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो देखिए ये क्षमता कितना काम कर रहे हैं। तो 6 5 11 में से एक जाएगा, यानी कि 10 काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो 30/10, यानी कितने घंटों में? तो 3 घंटा में जो है पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तीनों का क्षमता मिला करके 10 आ जा रहा है, तो 10 से भाग देंगे, यानी कि 3 घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। खाली करने वाले नल की क्षमता हमेशा निगेटिव लिया जाता है। तो 6 5 11 में से एक गया 10, और 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 3 घंटा में पूरा पूरी भर जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 6% वार्षिक दर से 25,000 रुपये की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है। 6% के रेट से 2 ईयर का जो सीआई होता है ना, सीआई, तो 6 6 के 36, 6 + 6 और 6 6 के 36, यानी कि 0.36 जुड़ जाएगा। यानी ये सिंपल सा बात है कि 12.36% होता है जो सीआई का रेट होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज जुड़ता है। तो पहला वर्ष का ब्याज 6, दूसरे वर्ष का ब्याज 6, और 6 का 6% लगेगा।
यानी 6×6 = 36, 6 × 6 का 6% निकालिएगा तो 36/100 यानी कि 0.36 हो जाएगा। तो 6 6 12 और ये 0.36 जोड़ देंगे यानी कि 12.36 हो जाएगा। देखिए सिंपल सा हो गया। जो CI हमारा होगा वो कितना रुपया होगा, तो देखिए 25,000 रुपया है। अब 25,000 रुपये का CI कितना मिल रहा है, तो 12.36% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ये जब हटाइएगा तो 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, गुणा कर लीजिए। 8 × 5 = 40 का जीरो हासिल 4 हो जाएगा। 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा और 6 × 5 = 30, 3,090 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 3,090 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये बहुत सिंपल है। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज बोले कुछ भी नहीं याद रखना है, ब्याज का ब्याज बस जुड़ता जाता है, ब्याज का ब्याज। जैसे 6% हुआ, 6% हुआ तो 6 का 6% जुड़ जाएगा, यानी कि 3 साल में 2 साल में हो जाएगा 12.36 हो जाएगा। फिर अगला साल बोलता है तो फिर 6% लगेगा, इसका 6% बढ़ जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग आगे। आसान सा चीज़ है आपका, ठीक। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 30/90 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मसप यानी HCF क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो समझिए बहुत आता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, LCM HCF बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक। देखिए कह क्या रहा है हमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर वो 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, 4 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य, इसको हटा दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 3 भी अभाज्य है, 4 यहाँ पे भाज्य हो जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इन दोनों का हमें HCF पूछ रहा है कि HCF क्या होगा, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर बोर्ड मास से है, कह रहे हैं कि इसका वैल्यू निकाले क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट में भाग लगाएंगे, यानी 0.63/1.26 गुणे 4 हो जाएगा और प्लस 5 3 15 हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 2 मर्थ में कट जा रहा है ना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 मर्थ में, ये 2 से 2 मर्थ में ये कट जा रहा है, यानी ओवरऑल इसका मान कितना आ गया, 2। तो 2 + 15 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 17 यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल आसान था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जो 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। देखिए को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, पहले ये बात समझिएगा, ठीक। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर वैसी दो संख्याओं का समूह होता है जिनका HCF 1 हो जाए। क्या हो जाए, HCF 1 हो जाए। वैसी दो संख्या का समूह जिनका HCF 1 हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसमें आप देखिए HCF किसका 1 हो रहा है, और HCF 1 कब होगा, जब ये संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, सिर्फ एक से कटे, तभी जाकर HCF 1 होगा आपका, ठीक। देखिए तो ये 13 × 39, 13 × 5 = 65, ये नहीं होगा चूँकि 13 से कट जा रहा है। 7 दूना 14, 7 तरीके का, ये भी नहीं होगा। ये 6 और 35 देखिए किसी से भी नहीं कट रहा है, ये भी 3 और 3 से दोनों कट जा रहा है, यानी यही जो हो जाएगा हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। देखिए को प्राइम के बारे में और एक बात बता देते हैं कि को प्राइम होने के लिए ऐसा नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक। को प्राइम के लिए अभाज्य भी रहेगी तब भी हो जाएगी, भाज्य रहेगी तब भी हो जाएगी। बस एक ही इसमें ध्यान रखिएगा कि दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी किसी संख्या से कटनी नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें 6 और 35 जो है क्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बोला हुआ है, कह रहा है कि √2 - √3 एक डैश डैश है। ऑप्शन दिया है अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े होंगे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
और अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। जो √3 का मान आप याद करिएगा ना, तो 1.732 डैश 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 आता रहेगा, इसमें कभी भी रिपीट नहीं करेगा। √2 का मान जो होता है 1.414 और आगे भी आता रहेगा, कहीं भी रिपीट नहीं करेगा। यानी जितनी भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है वो सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और ये तो बात क्लियर होगा कि √3 क्या है, अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा सब क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब जब किसी अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा। बट लेकिन गुणा वाला में अगर सेम अपरिमेय संख्या, जैसे √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो गुणा वाला में ये रूल मतलब फॉलो नहीं करता है। गुणा वाला में परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। बट जोड़ और घटाव में जब दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये जो संख्या मिलेगा ये भी एक क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। अर्थात ये एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है तो। जब भी किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तब तो परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, बट जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x + 3 के होल क्यू के विस्तार में x का गुणा क्या होगा। देखिए आपको पता होगा कि a + b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक। तो इसमें अब डायरेक्ट भी चाहे तो आप इससे निकाल सकते हैं कि x का गुणांक पूछा है ना, तो x का गुणांक मतलब कि यहाँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहीं पे x का गुणांक जो है हमारा मिलेगा, यानी कि कौन सा टर्म, तो 3ab²। तो इसमें करेंगे तो 3a का मतलब क्या, x हो जाएगा, और b² मतलब 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 9 3 27 x आएगा, अर्थात x का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए डायरेक्ट अगर याद है तो पूरा आपको इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सिर्फ ए अकेला किस में आ रहा है, तो 3ab², तो 3a की जगह x, b² मतलब 3 3 के 9, तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि x का गुणांक 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, √40 दिया हुआ है, ठीक। √40 का पूछा है हमें कि परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, यानी कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, ठीक। देखिए इसका मतलब क्या, सब अभी समझाएंगे आपको। जैसे सबसे पहले इसको पावर के रूप में अगर तोड़ेंगे तो ये 40 के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक। जब भी वर्गमूल को पावर के रूप में तोड़ा जाता है तो जो भी ऑर्डर होता है उसके हर में आ जाता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गया यहाँ से। अब एक बात बताइए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 8 × 5 की पावर 1/3। 8 में हम क्यों तोड़े, इसका वजह ये है कि किसी घनमूल, ये देख लीजिए ना कि क्या ये किसी के घनमूल इसमें फैक्टर हैं, चूँकि 1/3 का मतलब होता है घनमूल, उसका घनमूल निकल जाएगा। तो 8 × 5, 8 × 5 = 40, 8 का घनमूल इजीली निकाल सकते हैं। अर्थात ये 8 के पावर 1/3 और गुणे 5 के पावर 1/3। अब एक बात बताइए कि ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से 2 आ गया, या और ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अर्थात अब इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करना होगा, यही हमें पूछा हुआ है। तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए, जैसे 5 के पावर 1/3 है, तो ये 1 में से 1 - 1/3 कर लीजिए, यानी कि 2/3 आ जा रहा है। अर्थात इसको अगर हम 5 के पावर 2/3 से गुणा कर लेंगे तो ये भी 5 बन जाएगा, और जो कि हमारा यही इसका परिमेयकारी गुणज हो जाएगा 5 के पावर 2/3। बात आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए एक बार और समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो हो गया हमारा घनमूल, इसका निकल जा रहा है ईजिली, जिसका घनमूल 2 हो जा रहा है 8 के पावर 1/3 का, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब इसको हमें परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 1/3 यानी 1 में से 1/3 घटाइए तो 2/3। अगर 5 के पावर 2/3 से इसे गुणा कर लेंगे तो ये दोनों मिलकर 5 के पावर 1 यानी एक परिमेय संख्या बन जाएगा। अर्थात इसका परिमेयकारी जो गुणक होगा ना, परिमेयकारी जो गुणज होगा वो क्या हो जाएगा, तो 5 के पावर 2/3 हो जाएगा। और देख लीजिए ये किस ऑप्शन में दिया है, 5 के पावर 2/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। कोई इसमें समस्या है तो बताइए, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और
68 नग रखे गए हैं किसी वस्तु के। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि ए में टोटल 85 वस्तु रखे गए हैं और बी में टोटल कितने हैं, 68 वस्तु रखे गए हैं। ठीक, ये बात हमें बोलना है। ठीक, नग रखे हुए कोई वस्तु होगा। हालांकि इस वस्तु को पहले एक बक्सा एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है जो बक्से में फिट हो सके। इसमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जा सकते हैं। देखिए, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि अधिकतम कितने नग रखे जा सकते हैं, अर्थात हमें मापक निकालना है, अधिकतम कितने नग रखे जा सकते हैं, तो अधिकतम नगों की संख्या इज इक्वल टू HCF। यहाँ से अगर हम दोनों का HCF निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक पैकेट में रखी जा सकने वाली सबसे अधिकतम नगों की संख्या। तो बहुत सिंपल है, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, यानी दोनों संख्या इस 17 से कट जा रहा है, अर्थात इसका HCF क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी प्रत्येक पैकेट में रखी जा सकने वाली नगों की संख्या 17 हो जाएगा, 17 नग प्रति पैकेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए, कोई भी अगर समस्या हो इसमें, तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कितना कितना हम लोग डिवाइड कर सके, मापक कितना कितना होना चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे, यानी 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 20%। देखिए, बहुत सिंपल है, 40% अधिक अंकित किया यानी 140, अब 20% छूट देने का मतलब 80 में बेच रहा है और बट्टा 100। मान लीजिए इसका CP इसने 100 रुपया सुनिश्चित किया, 100%। ठीक, तो जब 40% बढ़ाएगा तो 140, अब 20% छूट देगा तो 80 बटा 100 कटा दीजिए, 0 से 0 कटा, 0 से 18 8 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना जी। 8 चौको नहीं, सॉरी 8 चौको 32, 18 14 है ना जी, 14 8 112 हो जाएगा, 14 8 112। इस 100 से देखिए कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, अर्थात 12% का लाभ होगा। ठीक, 12% लाभ। देखिए कितना सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 12% यानी 12% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात किए, जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। देखिए, वृत्त का जो व्यास है ना, व्यास मतलब 2r कर ले रहे हैं, r और r कितना हो जाएगा, 2r। तो जो व्यास है वो समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है, यानी a के बराबर है। यानी यहाँ से दोनों में रेशियो कितना निकल जा रहा है, यानी r/a इज इक्वल टू 1/2 हो जा रहा है। यानी त्रिज्या अगर 1 है तो भुजा क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात हो गई। क्या बोला है हमें कि क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त लेना है और उसके बाद त्रिभुज लेना है। तो वृत्त का एरिया हो जाता है πr² और इसका एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाता है √3/4a² हो जा रहा है। बहुत सिंपल हो गया। देखिए, अब रख लीजिए, यहाँ से पाई को हटाया है क्या, पाई में ही रहने दिया है, तो पाई में ही रहने दीजिए। त्रिज्या मतलब 1, तो पाई और 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अनुपात √3/4 इंटू ए का मतलब 2 है, तो 2 दूनी के 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी पाई अनुपात √3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। पाई अनुपात √3 ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बताइए, कहीं से भी कोई समस्या अगर है तो आसान सा क्वेश्चन है आपका। रिलेशन दिया हुआ था भुजा और व्यास और भुजा में, यानी कि 2r, व्यास को 2r लिख दिए, तो 2r और a बराबर है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लिए 1/2। अब एरिया जो होता है वृत्त का πr² और समबाहु त्रिभुज का √3/4a² रख लिए, यहाँ से पाई अनुपात √3 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 13 नंबर का है क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से है कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ए जो है 20 दिनों में और बी कितने दिनों में, 24 दिनों में कर सकता है। ठीक, अब बोला हुआ है कि वे 10 दिन तो पहले टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क जो होगा हमारा कितना हो जाएगा आपका, 24 5 120 हो जाएगा ना जी, 120 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमने टाइम हो गया और ये क्षमता भी निकाल दी। ठीक, अब कह रहा है हमें कि उन्होंने 10 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं और एक काम छोड़ देता है। तो 10 दिन तक करेंगे तो 6 5 11 गुणे 10 यानी 110 काम हो गया, तो 110 घटा लेंगे, यानी कि 10 काम और बचा हुआ है। अब कौन छोड़ दिया है, तो ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी जो है शेष काम यानी 10 काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का क्षमता 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए, यानी कि 2 दिन में कर लेगा। आसान है जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए, कहीं से भी कोई दिक्कत है तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपया अधिक जैसे 5% हानि पर बेचेंगे तो SP1 जो हो जाएगा हमारा 95 हो जाएगा, और 5% लाभ पर बेचेंगे तो 105 हो जाएगा। लाभ मतलब 100 से अधिक, हानि मतलब 100 से कम। तो ये बोला है कि जब बेचने के बजाय 5% लाभ पर बेचने पर तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए अब यहाँ से कितने अंतर हो गया, तो यहाँ से 10% हो गया, ये प्रतिशत में ले लेते हैं। और 10% का अंतर जो होता है 5 रुपया दिया हुआ है, रुपया में 5 दिया हुआ है, तो 10% का अंतर मतलब 5 रुपया हो गया। तो क्या बोला है आपसे, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 50 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात होगी, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है तो। 5% हानि के बजाय लाभ में बेचने पर 5 रुपये का अंतर होता है, अधिक प्राप्त होती है, यानी कि 10% यहाँ है तो प्रतिशत में 10 का वैल्यू 5 रुपये, तो 100 का वैल्यू 50 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 24 और 144 का HCF हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, तो HCF 10P+4 है। ठीक, 10P+4 है, तो P का मान देंगे, बहुत सिंपल है। बताइए इन दोनों का HCF कितना होगा, HCF, तो HCF इनका 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 से 6 मत में कट जा रहा है, 6 चौको 24, 6 दूना 12, यानी दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू हमें कितना दिया है, 24 के बराबर, तो नहीं निकल जाएगा जी। 10P = ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, तो 10 से 2 मत में कट जाएगा, यानी कि P = 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात। देखिए इसका कोई जो है रूल नहीं होता है। अभाज्य संख्या मतलब कि सब कुछ जोड़ना ही पड़ेगा आपको। अब माध्य मतलब कि औसत हो गया। ठीक, माध्य मतलब प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो ये बोला है कि पहली 12 अभाज्य संख्या, तो पहली जो 12 अभाज्य संख्या आपके बोर्ड पे लिखी गई है 2 3, कभी भी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगा तो 2 3 5 7 और कहाँ तक है 37 तक जाएंगे तो 12 को आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सब का योग 197 हो रहा है। तो माध्य = कितना हो जाएगा, 197 बट्टा 12 हो जाएगा, तो 12 एकम 12, 8 7 हो जाएगा ना, तो 12 छक 72 और 5 बच गया 0, 12 चौके 48, 49 50, 12 एकम 12, यानी कि 16.41 आ रहा है लगभग। तो 4 1 इधर वाला जब जाएंगे तो 5 से अधिक आएगा, तो लगभग में 4 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो इसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा, जितना भी कहे सबको जोड़ करके तब जितनी संख्या रहेगी उससे भाग देना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है कि आप लगातार अभाज्य संख्या का योग निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है ना कि x + 1/x = 6 है, तो बोला है कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा। तो ये तो आसान है जी, a² - 2। कितना बार आपको बताए होंगे कि अगर यदि x + 1/x = a रहा तो जब स्क्वायर करेंगे तो a² - 2 हो जाएगा, यानी रख लीजिए यहाँ से a², यानी 36 में से 2 घटा दीजिए, यानी 34 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन से मिला लीजिए 34, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी का औसत आयु। देखिए अगर 20 वर्ष पहले 23 वर्ष है ना, तो अभी कितना हो जाएगा वर्तमान में, तो 20 उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में जितना जितना जुड़ेगा तो डायरेक्ट औसत में जुड़ जाएगा, यानी कि वर्तमान में उन लोग का औसत कितना हो जाएगा, वर्तमान में हस्बैंड प्लस वाइफ, यानी औसत हमारा हो जाएगा, जो उनका औसत 23 था, तो 23 में 20 जोड़ लीजिए, यानी कि 43 हो जाएगा। वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा 43, यानी 20 साल पहले की बात किया है तो वर्तमान औसत कहेगा तो उतना ही जोड़ देंगे। जितने साल बाद बोलेगा, जैसे बोलेगा कि अभी का औसत 50 है तो 4 साल बाद क्या होगा, तो 54 हो जाएगा। जितना साल बाद बोलेगा जुड़ जाएगा आराम से। तो 43 हो गया। 2 आदमी है वर्तमान में, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 43 गुना कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा योग। ठीक, अब कह रहा है आगे कि अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और पुत्र हो जा रहे हैं, यानी हस्बैंड वाइफ और एक सन भी हो जा रहा है, जिससे उसका उनका औसत जो हो जा रहा है 34। तो 34, अब 3 आदमी हो गए ना, तो 4 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 3 3 9 1 10, यानी 102 योग हो जाएगा। 34 3 112 होता है, 102 हो जाएगा। तो अब बोला है जो सन है इसका उम्र क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है, घटा देंगे,
यानी कि 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 16 साल का है उनका लड़का। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 16 वर्ष का है। सिंपल सा बात है आपका। इनका वर्तमान निकालना होगा तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 43 वर्तमान औसत हो जाएगा, तो 43 गुना 86 हो गया। हस्बैंड वाइफ और सन का कितना हो जाएगा, तो 34 दिया है, तो 34 नहीं 102, अब घटा लेंगे, यानी कि 16 वर्ष का हो जाएगा पुत्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, 10 5 इंटू 10 25 इंटू 10 45। देखिए बहुत सिंपल है। कभी भी अगर tan थीटा इंटू टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कब, जब अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, दो एंगल का योग अगर जहाँ भी 90 डिग्री हुआ उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किस में tan में हो जाता है, cot में भी हो जाता है, साइन के साथ अगर सेक रहे उसमें भी हो जाता है, cos के साथ अगर cosec रहे उसमें भी हो जाता है। तो इन दोनों का देखिए 5 और 85 90 हुआ तो इनका गुणनफल 1 हो जाएगा, इनका भी गुणनफल 1 हो जाएगा, और tan 45 का मान भी 1 हो जाता है, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें। इन दोनों का योगफल 90 यानी प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इसका भी 1 1 1 1 गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग क्या पढ़े थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही तो है आपका। ये आगे रहे या पीछे रहे उससे क्या मतलब है, तो ये हो जाएगा दोनों का हमारा ए स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, एक यानी ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा ये भी क्वेश्चन था हमारा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि साइन 3 थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 6 है बराबर है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 है। तो अब देखिए ये बहुत सिंपल है, ये भी कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये कब बराबर होता है, तो 45 जब भी दोनों का योग, जैसे ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि साइन थीटा अल्फा बराबर कॉस थीटा, ये कब दोनों बराबर होंगे, जब अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जो अभी केस नहीं आया था tan वाला वही सेम है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो इस सेक हो जाएगा, गुणा में रहेगा तो साइन के साथ सेक हो जाएगा, अब बराबर में रहेगा तो साइन के साथ क्या रहेगा कॉस रह जाएगा। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, जब इनके एंगल का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी कि 4 थीटा इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा तो 96 हो जाएगा, तो 4 से कटाएंगे तो 24 चौका 96 हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 24 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर की इनका माध्यिका निकालना है, कह रहे हैं कि माध्यिका ज्ञात करें। देखिए जब भी माध्यिका निकालना हो ना, कहें हमें माध्यिका निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमें इसे आरोही या अवरोही में लिखना होगा। मान लीजिए हम आरोही में लिख देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो सबसे कम इसमें 13 है, 13, इसके बाद से 14, 13 लिख दिए, उसके बाद से 14 दो गो है तो 14 लिख दिए, उसके बाद से 15 है तो 15 लिख दीजिए, एक ही है 15, उसके बाद 16 है 16 लिख दिए, उसके बाद 17 तीन गो है तो 17 तीनों 17, 1 2 3 17 लिख दिए, उसके बाद हमारा 22 बचा हुआ 22 लिख दिए। ठीक, सबसे पहले इन्हें आरोही में लिख देंगे, और माध्यिका अगर पूछा जाए ना तो बीच वाला जो होता है ना वही माध्यिका होता है, तो इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका इज इक्वल टू क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे ही नहीं है, 4 गो इधर हो जाएगा 4 गो इधर, यानी कि 16 जो हो जाएगा ना इसका माध्यिका हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन से 16 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, जब भी अगर माध्यिका निकालना हो तो दिए गए आंकड़ों को आप आरोही या अवरोही में सजा लेंगे, और जो बीच में रहेगा ना वही माध्यिका हो जाएगा। 16 बीच में है तो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा, अगर दो गो संख्या बीच में आएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पहली 10 सम संख्याओं का माध्य निकाले। देखिए बहुत आसान चीज़ है,
सम और विषम, बहुत क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक। दोनों एक साथ हम लोग देख लेंगे, ठीक। अगर बोलेगा ना जितना भी पहले 10 सम संख्या या पहले 50 सम संख्या, प्रथम n सम संख्या का अगर औसत या माध्य बोले ना, औसत या माध्य दोनों सेम चीज़ रहता है, तो सम संख्या में n+1 हो जाता है। जितना बोलेगा उसमें एक जुड़ जाता है। अगर विषम संख्या का औसत या माध्य पूछेगा कि प्रथम n विषम संख्या का औसत या माध्य क्या होगा, तो ये n का n ही हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा कि प्रथम 20 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो 21 हो जाएगा। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 20 ही हो जाएगा। विषम वाला में एक सिर्फ सेम रह जाता है और सम वाला में एक जुड़ जाता है। तो ये क्या बोला है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत या माध्य क्या होगा, तो 10 + 1 11 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सम में बोलेगा तो एक जुड़ जाएगा, आप विषम में बोलेगा तो कुछ भी नहीं जुड़ता है, सेम वहीं का वहीं हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सम कह रहा था, तो सम में 11 यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कोई समस्या है इसमें? ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे एवरेज में भी आया हुआ है और माध्य में भी पूछा हुआ है। सम संख्या का माध्य n+1 हो जाएगा, अब विषम संख्या का माध्य n ही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। एक संख्या मान लीजिए x है, तो वो स्वयं के 25% से 60 अधिक है। तो स्वयं मतलब ये x जो है इसके 25% से, यानी कि इसका 25% निकालेंगे तो x का 25/100 और कितना अधिक है, तो 60 अधिक है। ये तो बात बोला हुआ है कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। तो ये देखिए 25 चौके 100, यानी अब घटाएंगे इसको तो 3/4x = 60 हो जाएगा। तो 3 से कटाइए 20 और 20 चौके 80, यानी x बराबर 80 हो जाएगा। अर्थात वो जो संख्या हमारा है वो कितना है, 80 है। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है तो इसमें, ये भी आसान क्वेश्चन था। एक संख्या मान लिए x, तो अपने 25% से कितना अधिक है, अधिक मतलब घटा लेंगे, 60 अधिक है। यहाँ से x का मान निकल गया, संख्या 80 है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि अप्रैल में एक किताब के दुकान में लाभ में 25% की वृद्धि होती है और मई में 20% की कमी हो जाती है। तो अप्रैल के प्रारंभ के तुलना में मई के अंत में दुकानदार ने कितना, देखिए बहुत सिंपल है, पहले 25% बढ़ रहा है तो 125, ये अभी आया था ऐसा क्वेश्चन पीछे, ठीक। 25% बढ़ा तो 125, और फिर 20% कमी मतलब कि 80 और बट्टा 100 लिख देंगे। तो 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से कटा लीजिए, 4 दूनी 8, यानी 20 25 100 हो जाएगा। तो अपरिवर्तित रहेगा, सेम रहेगा, न तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। यानी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यह कम था, गलत, यह समान था, यही आंसर हो जाएगा। यह समान था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह समान था, समान था। अपरिवर्तित भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे 100 आ गया, इसका मतलब समान था। बात क्लियर बात नहीं आपको? बताइए, पहले 25% बढ़ा, फिर 20% कम हो गया, तो 125 × 80/100, तो ये 25 5 25 चौके 100, 4 से कटाए 2, यानी 20 5 100 आ जा रहा है। इसका मतलब अपरिवर्तित, यह समान रहेगा जी। अगर 110 आता तो 10% की वृद्धि होता, 90 आता तो 10% की कमी होता, लेकिन 100 आ गया, इसका मतलब असमान था, अपरिवर्तित था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आसान कर है कि 27/25, 27/25 का दशमलव प्रसार डैश डैश के बाद शांत होगा, यानी कितने अंक के बाद शांत होगा। देखिए जैसे इसको हमें भाग देना है, ठीक, इसको क्या करना है, हमें भाग देना है। 27 में 25 है। देखिए एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं, अगर हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेंगे तो 27 चौके 108 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा, यानी कि अब आपको भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है, 1.08 हो जाएगा। अर्थात 2 अंक के बाद, ये कितने अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद शांत हो जा रहा है, 2 अंक के बाद शांत हो जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद। मिला लीजिए ऑप्शन, 2 दशमलव अंकों के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 दशमलव अंक नहीं, 1 दशमलव नहीं, ये एक आंसर हो जाएगा। 2 दशमलव अंक के बाद, 2 अंक के बाद क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। बात समझ में आ गया आपको? आपको 27 में 25 से भाग देना था, हम क्या किए, डायरेक्ट ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लिए, भाग नहीं देना पड़ेगा। नीचे 100, नीचे अगर 0 बन जा रहा है ना, तो आपको भाग देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये 1.08 यानी 2 अंकों के बाद ये क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार
अहाते की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या, अर्धवृत्त का परिधि, जैसे ये हो गया ना अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो इसका जो परिधि होता है ना, परिधि देखिए, अर्धवृत्त का परिधि इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r होता है। अब पाई का मान अगर 22/7 रखेंगे ना, तो ये 22/7 r प्लस 2r हो जाएगा। यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे r ना, तो 22/7 प्लस 2 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 और 22 कितना हो जाएगा, 14 और 22 36 हो जाएगा। यानी 36/7 r डायरेक्ट अगर याद है तो याद है, नहीं तो इस फार्मूला पर रख के बना सकते हैं। ठीक, अगर याद है कि 36/7 r हो जाता है, इसका परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि एकदम याद भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार आता है, परिधि इज इक्वल टू 36/7 r कितना है, देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है, 35 दिया हुआ है, ये 35 दिया हुआ है, तो 7 × 5 = 35, 36 × 5 = 180 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, 180 मीटर में है, तो 180 मीटर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है? परिधि मतलब ये हो गया हमारा कितना, तो पाई आर, और ये हो गया 2r, तो पाई आर प्लस 2r, इसको जोड़ने पे 36/7 आर आ रहा है, तो 36/7 r 35 था, यानी कि 180 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं याद है तो इस पे भी रख के आराम से बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसका एक मूल 3+√5 है। ठीक, देखिए एक मूल से हम लोग इक्वेशन नहीं पता कर सकते हैं। ठीक, दोनों मूल पता होगा तभी इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो इसका दो उपाय है कि इसको आप क्या करिए कि सभी ऑप्शन में रह करके चेक करिए कि किस ऑप्शन में जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक और उपाय है, जैसे मान लीजिए कि सबका x² - 6x + 4 = 0, ये पहला हमारा ए नंबर ऑप्शन है। ठीक, और जितने भी समीकरण है सबका जो है कोफिशिएंट सेम है, बस प्लस माइनस इधर उधर है। ठीक, तो हम इसको एक को, जैसे इसका जो मूल होता है ना, मूल x का मान होता है -b ± √b² - 4ac/2a होता है, तो इससे आप निकाल करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे इसका मान लीजिए हम निकाल लेते हैं, इसका निकालेंगे ना तो पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। जैसे इसका जब निकालिएगा x का मान, तो -b मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस माइनस √b² यानी 36 माइनस 4ac यानी 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और /2a का मतलब 2 हो जाएगा क्योंकि a का मान 1 है। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे हमारा, तो 6 और प्लस माइनस ये 20 हो जाएगा, तो 20 को हम लोग 4 × 5 = 20 यानी 4 का वर्गमूल 2, 2√5 लिख लेते हैं। ठीक, 2√5/2 हो जाएगा। अब देखिए इसे कटाइएगा ना, तो x का मान 3 ± √5 आ रहा है, 3 ± √5, अर्थात ये सेम मिल जा रहा है हमारा, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा, यही ए आंसर हो जाएगा। अगर ए का नहीं मिला रहता है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसका ए को मूल x बराबर हो जाएगा 3 + √5 हो जाएगा, और एक x का मान होगा 3 - √5 हो जाएगा। ये +√5 एक मूल मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये और तरीका है कि इसमें हम इसको मान को रख करके चेक करते तो ये 0 के बराबर आ जाता है, यही हमारा इसका मूल हो जाता है। ठीक, बात क्लियर है? एक मूल से आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक मूल से नहीं निकलेगा तो दो तरीका, एक ऑप्शन में रह करके चेक करेंगे कि कब 0 हो जा रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, इसका मूल हम निकाल लिए तो 3 ± √5 आ रहा है, अर्थात प्लस वाला इसी में है, शामिल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। बोला हुआ है हमें कि y का मतलब गुणा हो जाएगा, y का x% मतलब x/100 बराबर है किसके, तो कह रहा है कि डैश डैश के मतलब क्या, गुणा, और y% यानी y/100 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, यहाँ डैश डैश की जगह हमें ढूंढना है कि किसके बराबर है, यही बोला हुआ है कि y का x% बराबर है डैश डैश किसके, y% के बराबर है। तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए, जैसे p मान लेते हैं, p मान लीजिए 100 से 100 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यानी p का वैल्यू क्या आ गया, x, अर्थात x के बराबर है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन आपका। देखिए वैसे भी y का x% जितना ही होगा उतना x का y% हो जाएगा, सेम चीज़, दोनों सेम आना चाहिए, बराबर है, इसका मतलब सेम आना चाहिए। तो 100 कटेगा तो इसका मतलब कि p का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जो संख्या डैश डैश था उसके स्थान पर x रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 600 मीटर एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी अगर पुल को पार करेगी तो टाइम बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और बट्टा ट्रेन की चाल हो जाता है, ट्रेन की चाल हो जाता है। यही सिंपल सी बात है, हमारा समय बराबर दूरी के जगह दोनों के लंबाई का योग हो जाएगा। ठीक, तो जो चाल है ना ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, यानी क्या करेंगे तो 5/18। और वैसे भी देखिए 18 का पढ़ा पड़िए, 18 चौके 72 और 5 चौके 20, यानी कि ये 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक, 5/18 से गुना करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड रख लीजिए। समय कितना लगेगा पता नहीं है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 600 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, तो 600 200 कितना हो जाएगा 800 और बट्टा चाल कितना है 20 है, तो 20 चौके 80 यानी कि 40 सेकेंड का समय लगेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है जो 40 सेकेंड। समय बराबर दूरी के जगह ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई कुछ भी रहे, और चाल की जगह ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल किलोमीटर में था तो मीटर पर सेकेंड 20 में बदल लिए, 800/20 यानी 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 31 से लेकर 34 तक इसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। ठीक, पहले इस ग्राफ को समझेंगे अच्छा से। कह रहा है ऊपर पढ़िए, दिया हुआ है कि दिए गए ग्राफ में 2008 और 2009 में एक मोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित विभिन्न मोबाइल फ़ोनों के मॉडल, जैसे ये 2008 और 2009 है, ये मोबाइल फ़ोन उत्पादित मॉडल जो है, मॉडल A, B, C ऐसे मॉडल हैं। ठीक, का प्रतिशत वितरण, ये प्रतिशत दिया हुआ है 0%, 10%, 20%, 30%, ये वितरण दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि 2008 और 9 में निर्मित मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या 4,50,000 और 6,40,000। इसमें टोटल कितना है, ये जो 2008 में है टोटल, इसके नीचे लिख देते हैं 4,50,000 है, 4,50,000 है। और जो 2009 में है आपका, तो 9 में कितना है तो 6,40,000 है, 6,40,000 जो है टोटल मोबाइल निर्मित हुआ है। ये चीज़ दिया हुआ है हमें। ठीक, ये 2008 में 4,50,000 है और 2009 में 6,40,000 है। ठीक, अब चलिए आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं कि यदि किसी मॉडल का मान किसी परास के बीच में है और इसको मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर 10 से 20% के बीच में किसी भी बिंदु को 15 माना, मतलब इसके कहने का मतलब ना कि ये जैसे मिडिल में आएगा ना तो इसको 40-45 मानेंगे, ये 65 मानेंगे मिडिल में। ठीक, यही बोला हुआ है। ठीक, अब कह रहे हैं, अब क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट, ये सब चीज़ तो समझ गए आप। जैसे ये मोबाइल फ़ोन टोटल 4,50,000 निर्मित हुआ है, ए का इतना परसेंट 30%, बी का कितना है तो 30 से 35 मतलब 15% हो गया, ऐसे दिया हुआ है। सी का कितना है तो 45 से लेकर के 75 यानी 30% ऐसे करके दिया हुआ है हमारा। ठीक, तब क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट क्या कर रहा है। 31 में बोला है कि 2008, इसकी बात किया हुआ है कि 2008 में निर्मित CDF मॉडल के मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या। देखिए सबसे पहले तो 2008 में बोला है कि CDF, तो ये दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर कितना परसेंट है, तो देखिए सी का जो है यहाँ से यहाँ यानी 45 से लेकर 65 तक, सी डी और एफ इसको छोड़ करके, यानी सी डी दोनों मिला करके ये सी वाला हो गया हमारा 20%, 20 प्लस डी वाला 10% और एफ वाला भी 10% हो गया, तो 40% टोटल है। ये सब मिला करके कितने हैं 40%। खत्म हो गया कहानी। यानी आप 4,50,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 40%, 40/100, 40/100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब गुणा कर लीजिए 0 0 0, 5 चौके 20 का 0 8 से 2, 4 चौके 16 2 18, यानी कि 1,80,000 मोबाइल फ़ोन निर्मित हुआ है। कौन कौन सा मिला करके, तो सी डी और एफ सब मिलाकर कितना था 40% था, तो इसका 4,50,000 का 40% 1,80,000 हो रहा है ना। ये ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आया आपको, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, कह रहा है कि 2008 और 9 के दौरान किस मॉडल के उत्पादन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि या कमी न्यूनतम थी, यानी कि इससे इसका तुलना करना है और किसमें अधिकतम या न्यूनतम दोनों, मतलब सबसे कम जो थी, नहीं ये बोला है ना कि वृद्धि या कमी न्यूनतम थी, यानी कि बढ़ा हो या घटा हो, सबसे कम बढ़ा या घटा है। तो एक बात बताइए, देखिए इसके लिए तो सबका आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक छोटा कर सकते हैं
कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ उसी का निकालेंगे। जैसे ऑप्शन में मॉडल ई दिया था, बी में ए दिया था, सी में बी, तो इन्हीं सब का निकालेंगे, सबका नहीं निकालेंगे। जैसे मॉडल ई का हम निकाले हैं तो 2008 में, ये 2008 है, 2008 से 2009 में सबको इधर निकाल लिए हैं। देखिए 2008 में मॉडल ई का निकाला गया है तो 67,500 है और 2009 में 64,000, यानी कि कम हुआ है। ये 1,35,000 है और 2,56,000, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ये हो जा रहा है 67,500 से 1,28,000 हो जा रहा है, ठीक, 1,28,000। ये 9,000 से 90,000 से 96,000 हो जा रहा है। तो इसमें आप सबसे कम वृद्धि आप देख रहे होंगे, कमी, वृद्धि या कमी, यही बोला है कि सबसे कम होना चाहिए, वृद्धि या कमी सबसे कम। तो वृद्धि यानी कि इसमें सबसे कम इसमें कमी हुआ है। देखिए लगभग आपका 67,500 से 64,000 हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमी इसी में हुआ है। किसमें? मॉडल ई में। ए में तो बहुत ज़्यादा की वृद्धि हुआ है। बी में भी 67,500 से 1,28,000 हो जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये भी 6,000 के आसपास हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा कमी जो है मॉडल ई में हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मॉडल ई मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत? इसमें निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले कोई चारा नहीं है, ठीक, सिर्फ ऑप्शन वाले को निकाले हैं तो इससे टाइम थोड़ा सा आपका बच जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर का है कि 2008 और 2009 के दौरान निर्मित मॉडल बी के सेटों की संख्या का अंतर। देखिए अभी निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, उसी से काम चल जाएगा। बी में अभी देखे थे कि 2008 और 2009, 2008 और ये 2009, 2008 में 67,500 था, इसमें 1,28,000 था, तो अंतर इसका पूछा हुआ है। तो 1,28,000 में 67,500 घटा दीजिए तो 0,05 हो जाएगा और यहाँ 7 7 0 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा? 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, नहीं सॉरी 12 में से 6 गया 6, यानी कि 60,500 हो जाएगा। अंतर कितना हुआ? 60,500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहीं कहीं से भी कोई दिक्कत? पिछले ही क्वेश्चन से काम चल गया। पिछला क्वेश्चन निकाले थे, मॉडल बी में 2008 में 67,500 और बी में 1,28,000 था, दोनों का अंतर कर लिए 60,500, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 34 नंबर बोला हुआ है, कह रहे हैं कि यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल मॉडल सी के सेटों में से 90% प्रत्येक वर्ष बिक जाते थे, यानी केवल सी की बात किया है कि सी में से टोटल जितने भी उत्पादित होता था उसमें से 90% बिक जाते थे, तो 2009 के अंत में उसमें से कितने शेष रहे थे? यानी कि जो हमारा मॉडल सी में शेष कितना बचा था अगर 90% बिक गया तो सबसे पहले देखिए कि 2008 की बात कर रहे हैं। 2008 में टोटल कितना उत्पादित हुआ था? 4,50,000 उत्पादित हुआ था, जिसमें मॉडल सी का कितना है? तो 50, यानी कि 45 से लेकर 65 तक, यानी 20% है। 20/100 हो गया मॉडल सी का। इसमें से बी का कितना है? तो 90% बिक गया है, तो शेष कितना बचा है? 10%। डायरेक्ट शेष निकाल लेते हैं। तो 4 0 से 4 0 यहाँ पे कटा दीजिए आप, 4 0 कटा दिए, उसके बाद गुना कर लीजिए तो 45 दूना 90 हो जाएगा, यानी कि 9,000 शेष रहेगा। 1 मिनट, 45 दूना 90, यानी 9,000 यहाँ शेष रहेगा, ठीक, 9,000 यहाँ शेष रहेगा। उसके बाद 2009 की बात करें तो 9 में टोटल कितना था आपका? 6,40,000 था, और इनटू मॉडल सी देखिए, तो मॉडल सी देखिए तो यहाँ से कहाँ से है? 60 से लेकर के और 75 तक, यानी 15%, तो 15/100। इसमें से भी 10 ही % शेष रहेगा, 90% बिका गया तो 4 0 से आप 4 0 यहाँ भी कटा दीजिए, ठीक, 3 एक और 0 कटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 0, 15 चौके 60 का 0 8 6, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कि 96 से हो जाएगा। तो शेष कितना रहेगा? दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 0 6 की 6 9, 18,600 जो है मॉडल सी ये वाला बच जाएगा। तो अच्छा 18,600 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। बोला हुआ है हमें कि मॉडल सी के बारे में बोल रहा है कि मॉडल सी का जितने भी उत्पादित होता है प्रत्येक वर्ष, उसमें से 90% बिक जा रहा है, तो 10% नहीं बिक रहा है। तो अगर 4,50,000 है 2008 का, तो इसमें से मॉडल सी 20% है और इसका 90% बिक गया है, तो शेष 10% आया है जो कि 9,000। सेम उसी तरह से इसका 15% है इसमें, तो 15% और 90 बिक गया है तो 10% शेष रहा है, तो ये कितना आ जा रहा है? 9,600। ये दोनों मिला दिए हम लोग, 9,600 यहाँ और 9,000 यहाँ, 18,600 जो है बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आपको पूरा बिल्कुल समझ में आया होगा। 34 क्वेश्चन इस जो शिफ्ट का था क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले
क्लास में अब देखेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, ठीक। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपको लगातार जो है क्लासेज मिलेगी, ठीक। कभी कभी मतलब लगातार अल्टरनेट मिलता रहेगा, इसका भी मिलेगा। और आगे और भी कुछ हम शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे उसमें, ठीक। तो चलिए अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, जो है अगले सेट के डिस्कशन के साथ, ठीक। इसका डेली डेली एक एक क्लास मिलेगा आपको, एक सेट डेली आपको मिलेगा इसमें, ठीक। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। और देखिए प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत सारे चीज़, आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। नेक्स्ट सेट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जो कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। ग्रुप डी का आगे एग्ज़ाम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ उठाएं। स्पीड बढ़ाइए अपना, स्पीड बढ़ेगा तभी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप उसमें कर पाइएगा, ठीक। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर।